हाँ जी, नमस्कार, खमा घणी मेरे रीठ रण के वीर और वीरांगनाओं। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं कवि व अध्यापक विजय गोयल आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे आपके अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत अपने 8-10 कक्षाएं हैं उसको पूर्ण कर लिया है। ठीक है, और इससे पहले की कक्षा में हमने आरटी 2009 पढ़ा था। आज की कक्षा में हम बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। इसको स्पेशल डाला गया है, तो स्वाभाविक तौर से यहाँ 1-2 परसेंट पुटअप होने की आपकी पूरी संभावना है। 100% आपका 1% तो कम से कम आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। आरती 2009 है वो अलग है, उसमें धाराएं वगैरह अलग है, और आपके राजस्थान के संदर्भ में है आरटी है, जिसे कहते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। इसके आप कहते हैं और धाराएं अलग हैं। तो आइए बिना वक्त जाए किए आज की कक्षा का आगाज करते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार ने धारा 38 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देखो आरटी की धारा जो 38 है, आरटी की धारा 38 है, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो राज्य सरकार है वो अपनी अलग नियमावली बना सकती है, अलग नियमावली बना सकती है। तो धारा 38 की, आरटी 2009 की धारा 38 की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को राज्य में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 लागू। इसमें कुल 10 भाग और 29 नियम है। मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना है, 10 भाग 29 नियम है। कितने? 10 भाग। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें आपके 10 भाग है जी, और 29 नियम है, 29 नियम। ठीक है, आरटी की बात करें, आरटी 2009 की बात करें तो 2009 में आपके हैं ठीक है 7 अध्याय और 39 धाराएं और एक अनुसूची। आपको यह भी याद रखना है, अनुसूची। यह है आरटी 2009 पे। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जो आरटी है यानी नियमावली 2011 में 10 भाग 29 नियम। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या 10 भाग में और नियम कौन कौन से नंबर वाले आते हैं। देखो, पहला भाग है प्रारंभिक, जिसमें नियम आता है दो नियम आते हैं, पहला और दूसरा। दूसरे भाग में अपन बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, जो हमने आरटी 2009 में बात कर चुके हैं एसएमसी के बारे में, नियम नंबर 3 से 5। तीसरी बात करेंगे तीसरे भाग में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो कि आपके नियम 6। चौथे भाग में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के आपके कर्तव्य, नियम संख्या 7 से 9। और पांचवें विद्यालय अध्यापक के उत्तरदायित्व, 10 से 15 तक नियम है। और छठे अध्यापक 16 से 21 नियम। सातवां है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होना, 22 और 23 नियम। आठवां है शिकायत निवारण करना, 2425 नियम। 9वां भाग है बाल अधिकारों का संरक्षण, 26, 27, 28 यानी 3 नियम आगे 26, 28। और 10वां है प्रकीर्णन, जिस प्रकार आपके आरटी 2009 में लास्ट में प्रकीर्णन था, 29 नंबर 29 नियम है, इसमें आ जाएगा। नियम के कोष्टक में आरटी की धारा दी गई है, देखिएगा, आरटी की धारा दी गई जो आपके तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बनाने के लिए है। नियम के कोष्टक में यहाँ तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ठीक है ना। आपको नियम है मुख्य रूप से याद रखने। अब देखिए, भाग पहला प्रारंभिक शुरू करते, क्या आती है पहले में आपके, देखिए पहला भाग, इसमें जो आप मुख्य है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें नियम 2 आ जाता है आपके, देखो 2 नियम क्या है। प्रारंभिक विद्यालय, इसमें बात की गई है पहले भाग में, प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक, इसके कक्षा 1 से 5 तक। देखिएगा, छात्र संचित अभिलेख, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित बालक का प्रगति अभिलेख है, वो इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो अपन पढ़ते हैं सीसी, उसके बारे में। दूसरा विद्यालय मानचित्रण, जो स्कूल मैपिंग होती है, इसके बारे में आपके नियम 2 में। सामाजिक विरोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान यानी स्कूल आपके लोकेशन की योजना बनाना, ठीक है। तो स्कूल, जो विद्यालय आपके स्कूल की मैपिंग के बारे में है, वो आपके नियम 2 और भाग 1 में है। आगे तो प्राथमिक विद्यालय के बारे में इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक बात की गई है। भाग 2 में देख लेते, देखिए भाग 2 विद्यालय प्रबंधन समिति। यहाँ भाग 2 में नियम 3 और 4 विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए नियमावली 2011 में, लेकिन वहां आपके था आपके धारा नंबर 21 में, धारा नंबर 21 और अध्याय नंबर 4 था आरटी 2000 में। देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति अपने मोटे रूप से पढ़ लिए हैं। अब ये जो लगभग वही है,
इसको अपन देख लेते किस भाग में क्या क्या आ रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य, ठीक है ना। विद्यालय प्रबंध संरचना कैसे होती भाई है, इसमें दो आपके जो संस्था होती है, साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति 16 सदस्य होती है, 50% उसमें महिलाएं होनी चाहिए। कार्यकारिणी के आपके जो है प्रत्येक महोत्सव को बैठक होती है, ये मोटी मोटी चीजें आप ध्यान रखोगे। नियम 3 में ये आ गया। 4 में आ गया विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति, जो कार्यकारिणी समिति होती है वो 4 में आ गई। भाग 5 देखते हैं जी। ये अपन आरटी मतलब इसको देखो विस्तारित रूप से अपना आरटी 2009 में पढ़ चुके हैं, इससे पिछली कक्षा में। देखो भाग 5 विद्यालय और अध्यापकों को उत्तरदायित्व। देखिए नियम नंबर 10 कहता है कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों को अन्य बालकों के समान शिक्षा प्राप्त तथा हकदारियों में उनके साथ भेदभाव नहीं। देखो ये धारा इसके साथ में दी हुई है, ऊपर जो लिखा हुआ था ना मिसप्रिंट नहीं था, वो धारा साथ में कहां दी हुई, यहाँ पे दी हुई है। आप देखिएगा धारा है ना, यहाँ साथ में दी हुई है, यानी कि जो नियम है उसके साथ में धारा भी दी हुई है। देखिएगा अब ये धारा आरटी की धारा है। कौन सी धारा लिखा हुआ नहीं, आरटी की धारा है। धारा जब मैं आरटी पढ़ा तो मैंने कहा धारा 12 है वर्ग हारा, यानी निर्धन वर्ग के लिए बात की 25% आरक्षण। तो यही बात है कि कमजोर और अलाभप्रद है उनके लिए क्या हो, उनको समान शिक्षा प्राप्त हो, हकदारियों में उनके साथ भेदभाव नहीं हो, जो 25% आरक्षण वाली बात इसमें। 11 में राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की जो प्रतिपूर्ति है, धारा 12 की वही बात आ गई। राज्य स्तरीय समिति द्वारा सरकारी विद्यालयों का प्रति बालक व्यय का निर्धारण किया जाएगा। अब प्रति बालक व्यय कैसे निकाला जाता है कि सभी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर आवर्ती खर्चे कितने हो रहे हैं और इन विद्यालय में नामांकित बालकों की संख्या कितनी है। टोटल खर्चे हैं विद्यालय में कितने हो रहे हैं और नामांकित बालकों की संख्या कितनी है, उसको भाग दिया जाता है। ठीक है, विद्यालयों को प्रति पूर्ति वर्ष में 2 बार आपकी सीधी की जाएगी। प्रतिपूर्ति कैसे की जाएगी, वर्ष में 2 बार सीधी की जाएगी, सीधे रूप से की जाएगी, जिसके लिए एक पृथक से बैंक खाता रहेगा, यानी साल में 2 बार है वो राशि आएगी अलग अलग, है ना। कौन सी 25% वाली जो राशि होती है ना, ये साल में 2 बार आती है। कितनी बार, 2 बार आएगी राशि। कैसे आएगी, वो आपके एक पृथक से खाता इसका बनेगा और उस खाते में राशि आएगी। अब आता है नियम नंबर 12 नियम क्या कहता है, आयु के सबूत के दस्तावेज। इधर तो नियम 12 है लेकिन उधर है धारा नंबर 14। धारा नंबर 14 में यानी कोई विद्यालय साक्ष्य नहीं मांगेगा, आयु का जो आपको सबूत या साक्ष्य नहीं होने की अवस्था में ऐसा विद्यालय नहीं कहेगा कि प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। तो धारा 14 कहती है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र इसके अलावा, ठीक है ना, कोई भी साक्ष्य इसमें चल सकता है। देखो एक तो आपके जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम है, उसके तहत आपके बनता है, आप देखा होगा ग्राम पंचायत पर बनता है। ठीक है, इसके अलावा अस्पताल, सहायक नर्स और दाई यानी एएनएम रजिस्टर अभिलेख उन्होंने भी बनाया है, इस बालक का जन्म प्रमाण पत्र वो भी मान्य है। आंगनबाड़ी अभिलेख वहां से भी आपके मान्य है। बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता संरक्षण द्वारा बालक की आयु की घोषणा है, घोषणा पत्र भरवा जाता है। इन दोनों तीनों में से कुछ नहीं हो तो बालक के माता पिता क्या करते हैं, आयु का घोषणा पत्र देते हैं कि हाँ कि मेरे इस बालक का जन्म सन यानी 2000 इसमें, ठीक है, जो भी सन है इस महीने में इस तारीख हुआ, तो घोषणा पत्र मान्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी इनमें से कुछ भी नहीं है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इस बालक को हम बर्थ सर्टिफिकेट या इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे, ऐसा विद्यालय बिल्कुल नहीं कह सकता। आगे आता है नियम नंबर 13, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। धारा 15 की बात कर रहा है। देखो प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि सत्र के प्रारंभ से 6 मास की होगी। कितनी होगी, 6 मास की। नियम 14 विद्यालय को मान्यता, किसमें, धारा 18 और 19 में। 18 19 देखो आप बात है विद्यालय को मान्यता है, विद्यालय जो आपके किसके द्वारा, सरकार के द्वारा मान्यता। 18 में बात की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और 19 में है उसके मानक पूरे होने चाहिए, उसके ना भौतिक मानक और जो है ना मानक पूरे होने चाहिए। और ये नियम यहाँ तो नियमावली में तो 14 है लेकिन आरटी में 18 और आपके 19 है। आगे देखिए नियम 15 विद्यालयों की मान्यता वापस लेना, ये भी 18 19 में है। यदि कोई मानकों को पूरा नहीं करता है तो सरकार विद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है। ये हो गया भाग नंबर 5। भाग नंबर 6 अपन कौन कौन से भाग पढ़ा देखिएगा, ये भाग 2 देख लिया अपन ने, ठीक है। अपन वही भाग पढ़ेंगे मेरे साथियों, एक बार देखना, ठीक है। भाग 1 देख लिया, 2 देख लिया, ठीक है। भाग वही पढ़ेंगे जो अपने लिए मोस्ट है। भाग 1 देखा, ये भाग 2 आ गया और उसके बाद हमने सीधा भाग 5 लिया क्योंकि अपने लिए यही मोस्ट है, इसी के बारे में प्रश्न यहीं से पुटअप होंगे, ठीक है। 5 पढ़ लिया। अब देखिए भाग 6 अध्यापक। अध्यापक के बारे में क्या कहा, देखियो नियम 16 अध्यापक की न्यूनतम अर्हता या योग्यता की बात करता है भाग 16, जो कि आरटी में धारा 23 में वर्णन है, ठीक है। नियम 17 न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, ये भी 23 में।
नियम 18, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, यदि कोई शिक्षक उसके पास योग्यता नहीं है तो अर्जित करेगा, ये भी 23 में। आगे देखिए, अध्यापकों का वेतन भत्ते और सेवा के निर्वचन, ठीक है, ये भी धारा 23 में और इधर नियम 19 में। नियम 20 कहता है शिक्षक का दायित्व, धारा 24 छात्र संचित अभिलेख प्रशिक्षण में भाग, पाठ्यचर्या निर्माण में भाग, ठीक है। नियम 21 शिक्षक छात्र अनुपात, धारा 25, ठीक है ना। स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारों द्वारा अनुसूचित की जाएगी, अधिसूचित की जाएगी। पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योग्यतात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की आवश्यकता का निर्धारण होगा। पिछले सत्र में जो आपने ना अंतिम योग्यतात्मक जो आपके मूल्यांकन हुआ था उसमें छात्र कितने पाए गए हैं, 100 पाए गए तो 100 के आधार पे अध्यापकों की संख्या होगी, और 150 पाए गए तो 150 के आधार पे पाई जाएगी। आगे देखिएगा, भाग 6 हो गया ना। आगे देखिए भाग 7 देखते हैं। देखो, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। नियम नंबर 22 शैक्षणिक प्राधिकारी, जो कि धारा 29 में वर्णित है, धारा 29 में आपके वर्णित है, ठीक है। RSCRT या SIERT के अधिकारियों के बारे में इसका बात की गई है। 23 में प्रमाण पत्र प्रदान करना, धारा 30 में जो बात की गई है RT में, प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने पर प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें बालक का विद्यार्थी संचय अभिलेख शामिल होगा, यानी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा बालक की शिक्षा पूरी होने पर, जिसमें संचय अभिलेख भी शामिल होगा। ये आपके प्रमाण पत्र नियम नंबर 23 और धारा 30 RT की। आगे देखिए 8 नंबर, भाग 8 में क्या है, शिकायत निवारण, अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, धारा 24, ठीक है। एक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी, ब्लॉक विकास अधिकारी अध्यक्ष होगा इसका, ब्लॉक प्रारंभ शिक्षा अधिकारी इसका सदस्य होगा, और अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा। मेरे साथियों, ये तीनों अलग अलग आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति बनेगी उसमें अध्यक्ष, ठीक है, सदस्य और सदस्य सचिव कौन होगा। देखो, ये है आपके शिकायत निवारण समिति, जो इसका अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कौन होगा जी, अध्यक्ष होगा आपके ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी, जिसे अपन क्या कहते हैं जी, BDO, क्या कहते हैं, BDO, ठीक है। और इसका सदस्य कौन होगा, सदस्य होगा ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, और सदस्य सचिव कौन होगा, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये तो आप ब्लॉक स्तर पे हो गई। अब उसी प्रकार जिला स्तर पर भी शिकायत, ये ब्लॉक स्तरीय हो गई, ठीक है। जिला स्तर पर भी एक शिकायत निवारण समिति बनेगी, है, इसका अध्यक्ष होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जिला परिषद का, और सदस्य होगा जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, और सदस्य सचिव होगा अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, इसी हिसाब से है। अब देखिए, समितियां प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी, और समिति का सदस्य सचिव निर्णय से संबंधित अध्यापक को सूचित करेगा। जो भी निर्णय आया है, क्या निर्णय आया है, वो अध्यापकों को सूचित करेगा। नियम 25 देखते हैं, 24 नियम था, भाग 8 चल रहा है। नियम 25 में माता पिता बालकों माता पिता की शिकायत का निवारण, धारा 32, शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को की जाएगी। किसको की जाएगी, SMC का जो अध्यक्ष है उसको शिकायत की जाएगी, ठीक है जी। शिकायत पर समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा, और 3 माह के भीतर आवेदक को सूचित करेगा, जिसने शिकायत की है, ठीक है, उसको 3 माह के भीतर सूचित करेगा। आवेदक संतुष्ट नहीं होने पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देखो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या फिर अब राजस्थान में तो राजस्थान राज्य बाल शिक्षा अधिकार संरक्षण आयोग, या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में वो जा सकेगा यदि इनसे संतुष्ट नहीं होता है। भाग नंबर 9 देखते हैं। भाग 9, बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण देखिएगा। नियम नंबर 26, राजस्थान राज्य बाल अधिकारों का संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा। धारा 31 के तहत एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बाल अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। नियम 27, आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है, ज्यादा गहरे में डीपली जाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न यहीं से पुट हो गए, ठीक है ना मेरे साथियों। ज्यादा डीपली आपको नियम याद रखना है, और ये नियम किस धारा से संबंधित और उसमें नियम में बात क्या कही गई। नियम 27, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की जो रीति है वो धारा 31 में है। एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी, जिसके नंबर है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, उसके नंबर कितने आपके है 1098 1098, ये इसके नंबर है। कौन से
है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, CHN, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। जब बाल अधिकारों का हनन होता है तो इस पर 1098 पर अपन कॉल कर सकते हैं जी। ठीक है, आगे देखिए भाग 8 में आपके नियम 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके करते, धारा 34 की बात करती है। एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा, देखिए इसमें क्या क्या होगा। राज्य सलाहकार परिषद का गठन, ठीक है, एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से मिलकर बनेगी। कितना? एक अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य, 14 सदस्य इसमें राज्य सलाहकार परिषद में होंगे। और परिषद का पदेन अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा। कौन होगा पदेन अध्यक्ष? कौन होगा भाई? शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। 3 सदस्य कौन किस किस से होंगे भाई? देखो, एक सदस्य अनुसूचित जाति का यानी कि SC का, और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का यानी कि ST का, और एक सदस्य इसमें क्या होगा? अल्पसंख्यक होगा, OBC का। ठीक है, आगे देखिए, एक सदस्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला एक सदस्य इसमें होगा। एक सदस्य पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता जो प्राप्त ज्ञान रखने वाला, देखो ध्यान रखना, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता रखने वाला एक सदस्य इसमें होगा। एक सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता रखने वाला एक सदस्य इसमें, अलग अलग क्षेत्र में विशेषता रखने वाले एक सदस्य होंगे। परिषद के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे। कौन कौन? एक तो प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, दूसरा निदेशक। किसके निदेशक भाई? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के, RSCRT जो उदयपुर में, उसके निदेशक। दूसरा आयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के, और चौथा अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष। इसके पदेन आपके क्या होंगे? सदस्य होंगे। राज्य परियोजना निदेशक एवं सर्व शिक्षा अभियान, वर्तमान समग्र शिक्षा अभियान, परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा। परिषद में 1/3 सदस्य महिलाएं होगी। कितनी होगी भाई? 1/3 सदस्य कौन होगी? महिलाएं। 1/3, 1/3। ठीक है, परिषद की बैठकों में 3 माह का अंतर होगा। कितना होगा भाई? 3 माह का। राज्य सलाहकार परिषद की बैठक 3 माह का। कोरम 50% सदस्य उपस्थित, यानी 50% कोरम पूर्ति होनी चाहिए बैठकों में। परिषद में अनुपस्थिति की इजाजत प्राप्त की बिना परिषद की 2 लगातार बैठकों से अनुपस्थित होने पर उसे पद से हटाया जा सकेगा। 2 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहेगा सदस्य, उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो मेरे साथियों, इसमें था ये आपकी राज्य सलाहकार परिषद, जो कि अपने RT में इसका उल्लेख नहीं था, ये अपने इसमें पढ़ा। अब देखते हैं भाग 10। देखो, प्रकीर्ण, शंकाओं का निराकरण करना, शंकाओं का निराकरण। देखिए भाग 10, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। ठीक है, ये इसके साथ में साथियों छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, देख लीजिए। इस टॉपिक को अपन, ये अलग टॉपिक है, 2 टॉपिक मैंने अपने पढ़ ली है। इस टॉपिक को अपन मेरे साथियों अगली कक्षा में देखेंगे, छोटी सी कक्षा बनेगी अपनी। ठीक है मेरे साथियों, तो अपन ने शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत, ठीक है, शैक्षिक अधिगम के नवाचार के साथ साथ में केंद्र और राज्य की राजस्थान में जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं देख ली है, विद्यालय प्रबंधन उनसे संबंधित समितियां हैं वो देख ली है मेरे साथियों। इसके साथ में जो आपके SMC और SDMC है उसका विस्तार से अपन ने वर्णन कर लिया है। RT 2009 देख लिया है। RT 2011 विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में इसको अपन ने देख लिया है। तो लगभग अपना जो शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट है वो पूरा हो चुका है। एक पार्ट आपका ओनली रहा है, कौन सा जी? एक पार्ट रहा है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, जो कि मोटा मोटा अपन पढ़ चुके हैं कि 25% होता है। थोड़ा सा विस्तार से इसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। तो मेरे साथियों, आशा है कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, और कल की कक्षा के साथ में अपना शैक्षिक परिदृश्य पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी जैसी मांग होगी, ठीक है, राजस्थान GK के अंदर जो भी कक्षाएं हैं, साइकोलॉजी की कक्षाएं हैं, उसको अपन लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है ना, बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाने की इसको कोशिश करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ में पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।